अभी टर्म 1 एग्ज़ाम हिंदी कोड 002 के लिए एक सिंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि एग्ज़ाम में हम किस प्रकार से बहुत अच्छे से और सारे क्वेश्चन के आंसर एकदम सही से लगा लेंगे बहुत ईजी वे में। तो सबसे पहला जो आपको क्वेश्चन मिलेगा पठित गद्यांश का मिलेगा। तो पठित गद्यांश को एक बार पढ़ लेना है, ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना है, फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आंसर को खोजना है। तो चलिए पढ़ते हैं। यदि हम चाहते हैं कि भविष्य में अच्छे नागरिक मिलें तो हमें विद्यार्थियों को सभी दृष्टि से योग्य बनाना पड़ेगा। पहली बात, उनमें राष्ट्रभक्ति की भावना का संचार करने की है। हमारा विद्यार्थी वर्ग स्वयं को राष्ट्र की धरोहर समझकर अपनी रक्षा करें। उसे यह बात मान में ठान लेनी है कि उसके ऊपर भारत की रक्षा का भार है। उसे स्मरण रखना होगा कि वह महान राष्ट्र का नागरिक होने जा रहा है जिसने आदिकाल से ही वसुदेव कुटुंबकम की उद्घोषणा की थी। उसे इसका पूर्णतः पालन करना है। दूसरी बात यह है कि उसे कर्मठ बनना है। आलस्य को ही अपना महान शत्रु समझकर उसकी छाया से घृणा करनी है। आज आवश्यकता है कि अधिक से अधिक उत्पादन करने की, अधिक से अधिक कर्तव्य परायण, अधिक से अधिक प्रगतिशील बनने की। विदेशों से होड़ करने के लिए हमारे छात्रों को समय से काम करने की आदत डालनी होगी। अधिक समय तक काम करने के लिए धैर्य का विकास करना होगा। आज सामूहिक प्रयत्नों की आवश्यकता है, तभी देश से दरिद्रता भागेगी और अज्ञान का अंधकार दूर होगा। तो देखिए इसमें बहुत सुंदरता से बताया है कि अगर जब तक हमारे जो विद्यार्थी वर्ग हैं वो राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत नहीं होंगे और इस राष्ट्र को अपना नहीं समझेंगे, हर कचरा को नहीं फेंकेंगे, हर पेड़ को कटने से नहीं बचाएंगे, पर्यावरण को प्रदूषित होने से नहीं बचाएंगे, तो कौन बचाएगा? क्योंकि हमारा देश की मूल भावना वसुधैव कुटुंबकम की है और वो लोग को आलस्य को अपना शत्रु समझना है और अधिक से अधिक कर्मठता दिखाना है, अधिक से अधिक उत्पादन करना है। तो इस प्रकार से हमने समझ लिया कि इसमें बताया गया है कि विद्यार्थी ही देश की अज्ञानता को और दरिद्रता को दूर कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं कि देश के विकास के लिए विद्यार्थियों को क्या करना आवश्यक है। तो हमने समझा, पहला ऑप्शन देखिए, उन्हें कर्मठ बनना चाहिए। बिल्कुल, उनके कर्मठ बने बिना देश का विकास नहीं हो सकता। दूसरा, उनके मन में राष्ट्रभक्ति की भावना होनी चाहिए। बिल्कुल, बिना राष्ट्रभक्ति की भावना हुए वो राष्ट्र को अपना मानेगा ही नहीं और किसी को पराया मानेगा तो कैसे उसका विकास करेगा। तीसरा है, उसे आलस्य त्याग कर समय का सही उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल, आजकल विद्यार्थी जो है आधुनिक जीवन में आलसी होते जा रहे हैं, तो उनको आलस्य त्यागना ही होगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर इसका ख है कि विद्यार्थियों पर किसका भार है। तो हमने अच्छे से समझा है कि भारत माता की रक्षा का भार जो है ना वो विद्यार्थियों पर है। विद्यार्थी रक्षा नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? तो इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा, भारत की रक्षा का भार विद्यार्थियों पर है। प्रश्न ग देखते हैं कि आज राष्ट्र के विकास के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है। तो आज राष्ट्र विकास के लिए पहला बोलता है कि अधिक से अधिक प्रगतिशील बनने की। बिल्कुल, नवाचार, नए नए चीज़ों को नए नए तरीके से करना, नौकरी खोजने के बजाय नौकरी देने की विचार की आवश्यकता है, प्रगतिशील बनने की है। दूसरा है अधिक से अधिक उत्पादन करने की। बिल्कुल, जितना ज़्यादा उत्पादन करेंगे, चाइना को देखिए उत्पादन करके हमसे बहुत आगे निकल गया है। तीसरा, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य परायणता की। बिल्कुल, व्यक्तिवाद निजता को छोड़कर हमको राष्ट्रीयता की भावना को आगे बढ़ाने का जरूरत है, कर्तव्य परायण होने का जरूरत है, भी सही है। तो इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा, उपरोक्त सभी कार्यों की आवश्यकता है राष्ट्र के विकास के लिए। घ देखिए, देश की दरिद्रता कैसे दूर होगी। तो पहला बोलता है खाना खाकर सोने से तो देश की दरिद्रता दूर नहीं होगी, उल्टा इसमें देश जो है ज़्यादा दरिद्र हो जाएगा। दूसरा देखिए, सामूहिक प्रयत्नों से, बिल्कुल सामूहिक प्रयत्नों से, पार्टनरशिप करने से, आपस में मिलजुल के काम करने से दरिद्रता दूर होगी। तीसरा बोलता है स्वयं भाग जाएगी। बिल्कुल, स्वयं नहीं भाग सकती दरिद्रता, अपने आप भागेगी ही नहीं, ना तो अपने आप दरिद्रता भागेगी, ना एग्जाम में आपका नंबर आएगा, प्रयत्न करने से आएगा। तो इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा, सामूहिक प्रयत्नों से। अब इसका जो डरा नंबर है वो है इस गद्यांश का उचित शीर्षक होगा। तो इस गद्यांश का उचित शीर्षक एकदम सरल है कि राष्ट्र के प्रति विद्यार्थी के कर्तव्य, है ना, यही इसका उचित शीर्षक होगा। ऑप्शन 3, युवा शक्ति, राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रीय विरासत, इसके बारे में इसमें नहीं बताया गया है। तो आशा करता हूँ इस एक्सप्लेनेशन से आप लोगों को जरूर अच्छे में समझ में आ गया होगा, है ना। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। अब दूसरा पढ़ते हैं। देखिए, ये पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर है। यदि हमारे वृक्ष स्वस्थ हैं तो निश्चित मानिए हम भी स्वस्थ हैं। बिल्कुल सही है, हमें तो प्राणवायु उन्हीं से मिलती है। सोचिए कि एक बार भी अगर हम लोग ऑक्सीजन नहीं लेंगे तुरंत मर जाएंगे। तो ऑक्सीजन कौन देता है हमको? वृक्ष देते हैं। हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं या उन्हें देते हैं और वे बदले में हमें ऑक्सीजन देते हैं जो हमारे जीवन की हर गतिविधि के लिए आवश्यक है। हमारे स्वास्थ्य का हर बिंदु ऑक्सीजन की उपलब्धता से अनुप्रमाणित है। बिल्कुल सही है, अच्छा ऑक्सीजन जाएगा तो हम लोग का स्वास्थ्य जो है अच्छा रहेगा। अगर हम लोग जहरीला गैस लेंगे तो तुरंत मर जाएंगे या धीरे धीरे बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे। हम यदि आसपास के वृक्षों की रक्षा का जिम्मा अपने कंधों पर उठा लें तो निश्चित मानिए कि अपने आप को लंबे समय तक स्वस्थ रखने की गारंटी प्राप्त कर लेंगे। अगर एक विद्यार्थी, एक स्टूडेंट एक वृक्ष को बचा ले तो मान के चलिए कि कितने वृक्ष बच जाएंगे। तो अपने लिए फायदेमंद है, भविष्य में आप ही का स्वास्थ्य जो है अच्छा रहेगा।
वृक्षों की रक्षा में ही हमारे जीवन की सुरक्षा का राज छिपा है। वृक्षों से प्राप्त शुद्ध वायु से हमारा तन स्वस्थ रहता है। स्वस्थ तन में स्वस्थ मन का निवास होता है। बिल्कुल, अगर आपका शरीर बीमार रहेगा तो आप अच्छा पढ़ाई भी नहीं कर सकते हो, जीवन में कुछ नहीं कर सकते। कहा जाता है कि एक स्वस्थ मन हजारों सोने के सिंहासनों से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। स्वस्थ मन क्या होता है? रचनात्मक होता है। तो रचनात्मकता जो होता है ना, वो सभी चीज़ों से ज़्यादा मूल्यवान होता है, क्योंकि स्वस्थ मन ही स्वस्थ देश की रचना करने में समर्थ है। कुत्सित विचारों वाले लोग अपने जीवन को चला सकते हैं, लेकिन समाज और देश को नहीं चला सकते। बिल्कुल सही है। जो व्यक्ति मतलबी होंगे वो केवल अपना जीवन चलाते हैं, समाज और देश को नहीं चलाते। वो करोड़ों परिवारों के सुनहरे भविष्य के बारे में वही चिंतन, मनन और सृजन कर सकता है जो व्यर्थ के लालच, लोभ और षड्यंत्रों से मुक्त हो और जिस पर किसी प्रकार का कोई अनुचित दबाव न हो। बिल्कुल, जो लाखों लाखों और करोड़ों करोड़ों परिवारों के बारे में जो सोचेगा वही सोचेगा ना जो व्यक्तिवाद से ऊपर होगा। इसमें प्रश्न का है कि हमारा स्वास्थ्य वृक्षों पर किस प्रकार निर्भर है। तो पहला बोलता है वृक्षों के नीचे हम निवास करते हैं, या ऐसा भी वो समझ सकते हैं कि वृक्षों के साथ हम निवास करते हैं। बिल्कुल सही है, बिना वृक्ष के हमारी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती। दूसरा, वृक्ष हमें दवाइयाँ देती हैं। पूरा आयुर्वेदिक जो है ना, ये सब वृक्षों के ऊपर ही आधारित है, तो ये भी सही है कि वृक्ष हमें दवाइयाँ देते हैं। तीसरा बोलता है वृक्ष हमें प्राणवायु देता है। सबसे महत्वपूर्ण है कि वृक्ष हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ख नंबर, हमारे पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने में वृक्षों का क्या महत्वपूर्ण योगदान है। पहला ऑप्शन बोलता है कि वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड लेकर हमें ऑक्सीजन देते हैं। बिल्कुल यही सबसे महत्वपूर्ण योगदान है कि वृक्ष जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं उनको ग्रहण करते हैं, उसके बजाय हमें ऑक्सीजन देते हैं। दूसरा बोलता है वृक्ष नाइट्रोजन देते हैं, ये गलत है। वृक्ष हमें कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, भी गलत है। इसमें भी तो सभी होगा ही नहीं। प्रश्न नंबर ग है कि हमारे जीवन की सुरक्षा का राज किसमें छिपा है। तो पहला बोलता है वृक्षों को काटने में, बिल्कुल गलत। वृक्ष कटेंगे तो हम लोग भी मर जाएंगे। इसमें वृक्षों की रक्षा में छुपा है, ये सही है। वृक्षों से लाभ उठाने में छुपा है, ये भी गलत है। तो इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक घ है कि गद्यांश में स्वस्थ मन को सर्वाधिक मूल्यवान क्यों कहा गया है। स्वस्थ मन को इसलिए सर्वाधिक मूल्यवान कहा गया है कि ये जो है ना, इसके द्वारा हम स्वस्थ देश की निर्माण कर सकते हैं, स्वस्थ देश की रचना करने में समर्थ हो सकते हैं। स्वस्थ मन ही कुत्सित विचारों से मुक्ति होता है और एक अच्छे देश के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त संसाधन होता है। तो इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा, क्योंकि स्वस्थ मन ही स्वस्थ देश की रचना करने में समर्थ होता है। अब डरा नंबर देखिए कि गद्यांश का उचित शीर्षक होगा। तो इसमें पहला बोलता है वृक्ष और हम, फिर बोलता है राष्ट्र निर्माण, फिर बोलता है जीवन में वृक्षों का महत्व। तो देखिए जीवन में वृक्षों का महत्व जो है ना, यही सबसे अच्छा शीर्षक है इसका, और राष्ट्र और वृक्ष भी नहीं है। अब चलिए काव्यांश या पठित पद्यांश पे आ चुके हैं, तो पढ़ते हैं पहला। मैंने देखा एक बड़ा बरगद का पेड़ खड़ा है, उसके नीचे कुछ छोटे छोटे पौधे, बड़े सुशील विनम्र देख कर मुझे यूँ बोले, हम भी कितने खुशकिस्मत हैं जो खतरों का नहीं सामना करते। आसमान से पानी बरसे, आग बरसे, आंधी गरजे, हमको कोई फिक्र नहीं है। एक बड़े की वृक्ष छत्र छाया के नीचे हम अपने दिन बिता रहे हैं, बड़े सुखी हैं। मैंने देखा एक बड़ा बरगद का पेड़ खड़ा है, उसके कुछ छोटे छोटे पौधे असंतुष्ट और रुष्ट देखकर मुझको यूँ बोले, हम भी कितने बदकिस्मत हैं जो खतरों का नहीं सामना करते। वे कैसे ऊपर बढ़ सकते हैं, इसी बड़े की छाया ने ही हमको बौना बना रखा, हम बड़े दुखी हैं। अब देखिए जो बरगद का पेड़ है ना, वो बताता है कि किसी के छत्र छाया में रहने पे या किसी के निर्भर में रहने पे लोगों की दो प्रकार की सोच होता है। एक सोच होता है कि कुछ पौधे छोड़ते हैं, सोचते हैं कि उनको खतरा नहीं होता। आप किसी पे निर्भर रहेंगे तो आपको कुछ करना नहीं है। जैसे माता पिता का अगर आप खा रहे हैं तो माता पिता ही सब चीज़ करते हैं, उसी प्रकार से बड़ा बरगद जो है ना, वो बोल रहा है कि मैंने छोटे छोटे पौधे बोल रहे हैं कि बड़ा बरगद के नीचे में रहने पे उनको ना कोई खतरा नहीं होता, ना तो आग का खतरा है, ना आंधी का खतरा है। लेकिन एक दूसरे प्रकार के पौधे हैं जो काफ़ी नाराज़ हैं, असंतुष्ट हैं, बोलते हैं कि ये बदकिस्मत हैं क्योंकि ये खतरा का सामना नहीं करते तो आगे नहीं बढ़ सकते और बड़ा नहीं बन सकते, बौना ही बौना बने रहेंगे हमेशा, इसलिए बड़े दुखी हैं। तो प्रश्न क्रमांक का देखते हैं कि पौधे स्वयं को खुशकिस्मत क्यों समझते हैं। तो पहला बोलता है कि बरगद का वृक्ष उनकी रक्षा करता है, बिल्कुल सही है। दूसरा, बड़े की छत्र छाया में बढ़ रहे हैं, बरगद की छत्र छाया में उनको किसी खतरा नहीं है, ये भी सही है। उन्हें आंधी पानी की परवाह नहीं है, जो भी झेलेगा बरगद झेलेगा, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन 4 उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। अब इसका प्रश्न क्रमांक ख देखते हैं कि बरगद के नीचे सुरक्षित रहकर भी पौधे असंतुष्ट और रुष्ट क्यों हैं। ये दूसरे प्रकार के पौधे हैं जिसको मैं समझाया हूँ, क्योंकि उनको खतरे का सामना करने को नहीं मिल रहा है, ये भी सही है। अब बड़े वृक्ष की छाया में उन्हें बौना बना के रखा है, आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि प्रकाश ही नहीं मिलेगा भोजन बनाने के लिए, तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। उसके बाद प्रश्न क्रमांक ग है कि पेड़ अपने आप को बदकिस्मत क्यों समझते हैं। तो इसका ऑप्शन पहला है
कि क्योंकि वो बड़े वृक्ष की छत्रछाया में स्व विकास से परे हैं। बिल्कुल, आप जब तक किसी के ऊपर निर्भर रहेंगे तो आप अपना विकास नहीं कर सकते। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक घ है कि विकास के लिए क्या जरूरी है। तो विकास के लिए खतरों का सामना करना जो है ना एकदम जरूरी है ना। बड़ों से लड़ना बिल्कुल गलत है और बड़ों से डर कर रहना भी गलत है। तो इसका ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, खतरों का सामना करना। प्रश्न क्रमांक अंगा है इसमें कि काव्यांश में वर्णित बरगद तथा छोटे पौधे किसका प्रतीक हैं। तो इसमें जो वर्णित बरगद और छोटे प्रतीक हैं, बरगद जो है ना सामंतवाद का प्रतीक है, शासक वर्ग का प्रतीक है, और छोटे पौधे ना समाज के शोषित उपेक्षित लोगों के प्रतीक हैं। तो इसका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अब अथवा में आते हैं, अगर तुम्हारे शहर की धुआं उगलती चिमनियाँ घोंटती हो दम तुम्हारा, तब चले आना मेरे गांव जहां मराई में चलती है पुरवाई। अगर तुम्हारे सर के कोलाहल ने उड़ा दी हो नींद तुम्हारी, तब चले आना मेरे गांव में जहां सुनाती है लोरियां खनकती पत्तियां। अगर थक गए हो तुम अग्र का बोझ ढोते ढोते, तब चले आना मेरे गांव में जहाँ बचपन की उम्र में भी खिलखिलाता है बचपन उन्मुक्त। अब देखिए ये जो कविता है ना, ये बता रहा है कि जो लोग धुएं की चिमनियों से या शहर में जो भीड़ भाड़ होता है, जो दम घुटू वातावरण या इन्वायरमेंट होता है, उससे अगर उनको बचना है तो कवि आह्वान कर रहे हैं कि उनके गांव में आ जाओ। वहाँ पे आम का जो बगीचा होता है उसमें ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अगर शहर के कोलाहल ने, शहर के जो भीड़ भाड़ है या जो आवाज़ होता है या जो नॉइस पॉल्यूशन, बाकी प्रकार के पॉल्यूशन होते हैं, वो आपके नींद को उड़ा चुका है, तो कवि बोलते हैं कि उनके गांव में आ जाइए आप। वहाँ पे लोरियाँ सुना रही हैं, पत्तियाँ जो हैं। अगर वो अग्र का बोझ माने आगे बढ़ने का बोझ अगर ढोते ढोते आप थक गए हो तो आप गांव में आ जाइए। यहाँ पे 55 की उम्र में भी माने बुढ़ापे में भी जो बचपन है ना उन्मुक्त होकर खिलखिलाते रहता है। तो प्रश्न क्रमांक का बोलता है कि धुएं से बचने के लिए गाँव में क्या है। तो धुएं से बचने के लिए गांव में पहला बोलता है दवाई, दूसरा बोलता है पुरवाई, तीसरा बोलता है महंगाई और चौथा सहनाई। तो पुरवाई है, बहती हुई हवा है धुएं से बचने के लिए, है ना, शुद्ध वातावरण है। ऑप्शन नंबर ख है इसमें, प्रश्न क्रमांक ख है कि गांव में लोरियां कौन सुनाता है। तो गांव में लोरियां जो है ना वो पत्तियां सुनाती हैं, हमने अभी अच्छे से समझा है, माता पिता पेड़ और हवाएं नहीं सुनाती। ग नंबर क्वेश्चन है कि कोलाहल ने नींद उड़ा दी से क्या आशा है। तो कोलाहल ने नींद उड़ा दी का संबंध जो है ना ध्वनि प्रदूषण से है। मैं बता चुका हूँ कि ऑप्शन चौथा होगा कि ध्वनि प्रदूषण से नींद ना आना। प्रश्न क्रमांक घ है कि 55 की उम्र में भी गांव के व्यक्ति में क्या झलकता है। तो 55 की उम्र में भी गांव के व्यक्ति में उन्मुक्त बचपन झलकता है। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अंगा है कि गद्यांश का उचित शीर्षक होगा। तो इसका उचित शीर्षक सबसे अच्छा क्या लग रहा है, देखिए, अगर तुम्हारे शहर में तो नहीं होगा, शहर का कोलाहल भी नहीं होगा, प्रकृति सौंदर्य भी नहीं होगा। ये सबसे उचित शीर्षक है चले आना मेरे गाँव में। जिनके गाँव में जाने पर ही सभी समस्याओं का निदान हो रहा है, इसीलिए सबसे अच्छा शीर्षक जो है ना वो चले आना मेरे गाँव में है। अब सिंपल पेपर में हम लोग व्याकरण खंड पे आ चुके हैं। तो प्रश्न 3 है, सही विकल्प चुनकर 4 प्रश्नों का उत्तर हमको देना है जो निर्देश दिए हैं उसके हिसाब से। तो पहला इसमें का है कि मेरी बहन 6ठी कक्षा में पढ़ती है, वाक्य का भेद और प्रकार बताइए। तो देखिए एकदम सिंपल है, ये सरल वाक्य है, क्योंकि इसमें ना तो कोई संयुक्त वाक्य के लक्षण है और ना ही कोई मिश्रित वाक्य के इसमें जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं या गुण दिखाई दे रहे हैं। ख नंबर देखिए बोलता है जिनकी आय कम हो उन्हें मितव्ययी होना चाहिए। तो जिसे जिनकी का प्रयोग हुआ है, तो जिनकी का प्रयोग होता है मतलब ये मिश्रित वाक्य है। तो मिश्रित वाक्य को हम लोगों को सरल वाक्य में प्रयोग करना है। तो पहला बोलता है जिनके पास कम आय है, फिर जिनके भी मिश्रित वाक्य बन गया, क्योंकि कम आय है इसलिए क्योंकि और इसलिए प्रयोग हो रहा है, तो भी मिश्रित वाक्य है। अब तीसरा नंबर देखिए कि कम आय वालों को मितव्ययी होना चाहिए। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे देखिए ये जो है ना सरल वाक्य है कि कम आय वालों को मितव्ययी होना चाहिए। फिर यहाँ पे उनकी का प्रयोग हो रहा है, तो फिर ये मिश्रित वाक्य हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक ग है कि जब विद्यालय का समारोह समाप्त हुआ तब सब घर चले गए, इसको संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो देखिए संयुक्त वाक्य में योजक शब्दों का उपयोग होता है, जैसे कि और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर। तो देखिए इसमें इस प्रकार के शब्द कहाँ पे उपयोग हुआ है, तो यह है और, ऑप्शन नंबर 2 में उपयोग हुआ है। तो विद्यालय का समारोह समाप्त हुआ और लोग घर चले गए, यही इसका संयुक्त वाक्य में रूपांतरण हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा। अब प्रश्न क्रमांक घ है कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो उसे कहते हैं। तो जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसको क्या कहते हैं,
उसको हम लोग सरल वाक्य कहते हैं, है ना। एकदम इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पहला जो क्वेश्चन है इसमें कि मेरी बहन छठी कक्षा में पढ़ती है, तो इसमें क्या है, एक विधेय है और एक उद्देश्य है, तो ये जो है सरल वाक्य है, तो इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा, सरल वाक्य। अब इसका लास्ट प्रश्न है कि मैं उस विद्यार्थी को भली प्रकार जानता हूँ जिसे आपने पुरस्कार दिया था, आश्रित उपवाक्य बताइए। तो देखिए इसमें जो प्रमुख है वो है कि मैं उस विद्यार्थी को भली प्रकार जानता हूँ, ठीक है, ये अपने आप में कंप्लीट है। ये जो है ना जिसे आपने पुरस्कार दिया था इसके ऊपर ये आश्रित है, ठीक है, तो इसमें आश्रित उपवाक्य क्या मिल गया हम लोगों को, जिसे आपने पुरस्कार दिया था, तो इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा, जिसे आपने पुरस्कार दिया था। प्रश्न क्रमांक 4 है कि सही विकल्प चुनकर निर्देशानुसार 4 प्रश्नों का उत्तर इसमें देना है। ये वाच्य से संबंधित है। प्रश्न का है कि मैं यह पुस्तक नहीं पढ़ सकूंगा, ठीक है, तो इसको कर्मवाच्य में बदलना है। तो कर्मवाच्य में बदलने पे हम लोग द्वारा का उपयोग करते हैं, याद रखिएगा, है ना। तो इसमें क्या होगा कि मेरे द्वारा या मुझसे यह पुस्तक नहीं पढ़ी गई, तो इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा। तो ये कर्मवाच्य का पहचान है, द्वारा, या जैसे सा या दादाजी, माँ जी ऐसा यूज करते हैं। प्रश्न क्रमांक है कि मुझसे बाजार नहीं जाया गया, तो इसको कर्तृवाच्य में बदलना है। तो देखिए मुझसे बाजार नहीं जाया गया, ये तो भाववाच्य है, तो कर्तृवाच्य में क्या होता है, कर्ता जो है ना वो प्रमुख होता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन 4 में कि मैं बाजार नहीं गया या गई, तो इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा। ग नंबर है उमेश हंसा, तो इसको भाववाच्य में बदलना है। तो उमेश से हंसा गया, हमेशा ये गया का उपयोग होता है, तो इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा, उमेश से हंसा गया। फिर प्रश्न क्रमांक घ देखिए कि निम्नलिखित वाक्यों में से कर्मवाच्य वाक्य छांट कर लिखना है। इसमें देखिए आज मैच खेला जाएगा, ये तो कर्तृवाच्य है। मनीषा गाना गा रही है ना, ये भी कर्तृवाच्य है। यहाँ पे ना एक्चुअल में माँ लिखा है, ये माँ जी है ना, याद रखिएगा, माँ जी खाना पका रही है या हैं, ठीक है, तो माँ जी खाना पका रही हैं, तो यहाँ पे जी आ गया, तो जी आने पे क्या हो जाएगा, ये कर्मवाच्य हो जाएगा, इसीलिए इसका ऑप्शन 3 होगा, माँ जी खाना पका रही हैं। अब बच्चा रोया, ये भी कर्तृवाच्य है। अब प्रश्न क्रमांक लास्ट है इसका कि निष्ठावान लोग निष्ठापूर्वक काम किया करते हैं। तो निष्ठावान लोग निष्ठापूर्वक काम किया करते हैं, इसमें किसी प्रकार का जो कर्मवाच्य भाववाच्य वाला कोई चीज़ नहीं है, सीधा सीधा क्या है, कर्तृवाच्य है, क्योंकि इसमें जो करता है ना वही प्रमुख है, निष्ठावान लोग। अब इसमें प्रश्न 5 पे आ चुके हैं, जिसमें से हम लोगों को रेखांकित पदों का परिचय देना है। तो पहला बोलता है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो मेहनत करते हैं, जिसमें रेखांकित पद का परिचय देना है। रेखांकित पद है इसमें उन्हीं को, तो देखिए उन्हीं को क्या है, एक पुरुषवाचक है ना, सर्वनाम है, एक वचन है, पुल्लिंग है, और को जो है ना कर्ता ने कर्म को, तो को कर्म कारक है, तो इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा, पुरुषवाचक, सर्वनाम, एक वचन, पुल्लिंग और कर्म कारक। प्रश्न 2 है वह दौड़कर विद्यालय गया, तो इसमें वह का हम लोग को परिचय देना है। तो वह क्या है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैं होता है उत्तम पुरुष, तुम होता है मध्यम पुरुष, और अन्य पुरुषवाचक जो होता है वो वह होता है या कोई जो व्यक्ति दूर में रहता है वो होता है, तो ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। एक वचन है, पुल्लिंग है और एक कर्ता कारक है, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, एक वचन, पुल्लिंग और कर्ता कारक। अब प्रश्न क्रमांक 3 देखिए कि बागों में फूल खिलते हैं। तो देखिए बागों में फूल खिलते हैं, ये एक अकर्मक क्रिया है, बहुवचन है, पुल्लिंग है, वर्तमान काल है और कर्तृवाच्य है। क्यों कर्तृवाच्य है, क्योंकि इसमें कर्मवाच्य या भाववाच्य का कोई शब्दावली या विशेषता नहीं है, तो इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा 3 का। अब प्रश्न क्रमांक हम लोग 4th में आ गए, यह घर मेरा है, तो यह का इसमें परिचय देना है। तो यह क्या है, एक विशेषण है, बता रहा है यह घर जो है ना मेरा है, सर्वनामिक विशेषण है, एक वचन है और पुल्लिंग है, तो इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5 है कि मैं धीरे धीरे चलता हूँ, इसमें रेखांकित पदों का पद परिचय देना है। तो धीरे धीरे एक अव्यय है। अव्यय क्या होता है कि जिसमें लिंग वचन कारक का प्रभाव नहीं पड़ता, और साथ ही साथ ये जो है क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता को बता रहा है, रीतिवाचक है, आदत को दिखा रहा है, और चलता हूँ इसमें क्या है, विशेष्य है, तो इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा, 5 का 2। अब प्रश्न क्रमांक इसमें 6 है कि सही विकल्प चुनकर दिए गए निर्देशानुसार 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है कि संचारी भावों की संख्या कितनी है। तो हमको 100% मालूम है कि संचारी भावों की संख्या 33 होती है, इसको याद कर लीजिएगा, कई बच्चों को मालूम नहीं रहता। ख है उत्साह किस रस का स्थायी भाव है।
तो सा जो है ना वो वीर रस का स्थायी भाव होता है, इसको भी आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा। रस पहचानिए। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे ये सका मिली मोही, मेरो मुख लपटायो। तो देखिए ये वात्सल्य रस है, इसमें श्री कृष्ण जो है माखन खाते हुए बोल रहे हैं कि मैं माखन नहीं खाया हूँ और मेरे दोस्त लोगों ने माखन को मेरे मुंह में डाल दिया है। घ है विस्मय स्थायी भाव से कौन सा रस जागृत होता है? तो विस्मय के स्थायी भाव से अद्भुत रस जागृत होता है, तो इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक इसका आखिरी है कि जिसके मन में भाव जागृत होता है उसे कहते हैं। तो जिसके मन में भाव जागृत होता है उसको आश्रय कहते हैं, तो इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा। फिर हम लोग गद्य खंड पे आ चुके हैं। खेती बाड़ी करते परिवार विरखते बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरी उतरने वाले कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदर्शों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खराब व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज़ न ही छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते, कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता, कभी वह दूसरों के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी, जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में प्रसाद में ले जाते। जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था एक कबीरपंथी मठ से मतलब, वह दरबार में भेंट स्वरूप रख लिया जाता, प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उससे घर लाते, उसी से गुजारा चलाते। तो देखिए इसमें बाल गोविंद भगत की विशेषताएं बताई हुई हैं कि वो गृहस्थ होने के बाद भी बिल्कुल साधुओं के सब परिभाषाओं में खरे उतरते थे। वो कबीर को अपना साहब मानते थे, उन्हीं का गीत गाते, उनके आदेशों पे चलते, झूठ नहीं बोलते, खराब व्यवहार रखते, और कभी कभी इतनी बारीकी तक हो जाते थे कि दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते थे, और जो भी कमाते थे पहले मठ में सौंपते थे और जो प्रसाद के रूप में मिलता था उसी से अपना गुजर चलाते। तो ऑप्शन का है कि बाल गोविंद भगत को साधु क्यों कहा जाता था? क्योंकि उनका व्यवहार जो है वो साधु जैसा था, तो इसका ऑप्शन पहला हो जाएगा। ख नंबर है बाल गोविंद भगत का कौन सा कार्य व्यवहार लोगों के आश्चर्य उत्सुकता का विषय होता था? तो उनका जो बात की बारीकी है ना, बात को बहुत बारीकी से, जैसे मैंने बताया कि दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं जाते थे, यह जो है ना व्यवहार लोगों की उत्सुकता का विषय होता था। ग नंबर है वह कबीर की विचारधारा से प्रभावित थे, इसलिए कबीर को साहब मानते थे, ऑप्शन 4 हो जाएगा। घ है खेती में जो कुछ पैदा होता सर्वप्रथम भेंट करते, तो कबीरपंथी मठ को भेंट करते थे, ऑप्शन पहला हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है वह गृहस्थ थे लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी, यहाँ साहब से आशय है, यहाँ साहब से आशय है कबीरदास से, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 8 है निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प को चुनना है। कस्बे के चौराहे पर नेताजी की मूर्ति के सामने पान वाले की दुकान थी, इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा। पान वाले की दुकान थी और चश्मा नहीं था, तो नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं था, तो इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा। अब काव्य खंड पे आ चुके हैं, पढ़ते हैं अच्छे से। उधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बौरायो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। तो यहाँ पे जो गोपियाँ हैं वो उद्धव को बोल रही हैं कि उद्धव तुम्हारे मन में अनुराग या प्रेम नहीं है, तुम पुरैन के या कमल के पत्ते के समान हो जिसमें पानी नहीं टिकता है, उसी प्रकार से इतने दिन तुम श्री कृष्ण के साथ में रहे फिर भी उनका प्रेम तुम्हारे अंदर में नहीं हुआ, तुम तेल की बूंद में जल के समान हो, तुम्हारे ऊपर जो है ना पानी रूपी प्रेम जो है नहीं लगा हुआ है। और ये बोलते हैं कि हम लोग को श्री कृष्ण के प्रेम में हम पागल हो चुके हैं, हमको कोई और चीज़ जो है ना नहीं समझ में आता है। और सूरदास जी कहते हैं कि वो बोल रहे हैं कि हम बहुत ही अबला हैं, बहुत ही भोली हैं, और हम उसी प्रकार से श्री कृष्ण के प्रेम को चाटना चाहते हैं जैसे कि चींटियाँ जो है ना गुड़ को चाटती हैं। इसमें प्रश्न का है गोपियों ने उद्धव को कहा है, तो गोपियों ने यहाँ पे उद्धव को बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली कहा है क्योंकि वो हमेशा श्री कृष्ण के साथ रहते थे, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ख नंबर है जल में रहकर जल से अछूता रहने की विशेषता होती है, ये पंकज की या कमल की होती है, कमल का पत्ता जल में रह के भी जल में नहीं भीगता है।
ग नंबर हो गया गोपियाँ खुद को कैसा बताती हैं, तो गोपियाँ खुद को अबला बताती हैं। घ है कृष्ण के प्रेम से वंचित रह गए, तो कृष्ण के प्रेम से ना उद्धव वंचित रह गए, तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। इसमें लास्ट क्वेश्चन है कि चींटी गुड़ से चिपकी रहती हैं, इसका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, चिपकी रहती हैं। प्रश्न क्रमांक 10 है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प से चुनना है। क है नाथ शंभु धनु मंजनिहारा, हो यही केहू एक दास तुम्हारा। यह पंक्ति किसने किससे कहा, तो यह पंक्ति जो है ना श्री राम ने परशुराम जी से कहा था कि जो धनुष तोड़ने वाला है ना वो निश्चित तौर पे आपका कोई दास होगा। ख नंबर है असमय खाण न उखमय का आशा है, इसका आशा है कि लोहे जैसा मजबूत, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा।